हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं हूं निखिल श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स का मेंटोर। अभी तक हमने क्लास 9th की फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू किया था और अभी तक के जो सेशन कंप्लीट हुए हैं वहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा है। वहाँ तक हमने ये पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट अलग अलग बॉडीज़ में कैसा होता है। अगर स्मॉल बॉडीज़ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होगा। अगर उनमें से उन दो बॉडी में से कोई एक बॉडी हैवी है, ज़्यादा मास है उसका, तो उस और एक बॉडी का मास ज़्यादा कम है, ठीक, तो उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसमें भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर दो ऐसी बॉडीज़ हैं जिन दोनों का मास बहुत ज़्यादा है, लेट अस सपोज अर्थ है और मून है, उनका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, इनॉर्मियसली लार्ज होगा, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मून क्या होता है, रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ और सन के बीच में अर्थ रिवॉल्व करता है सन के, ठीक, मतलब सन और अर्थ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो इस बात से क्या पता चलता है हमको कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें जितने प्लैनेट्स हैं, तो इन सब के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ये सब रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर। और प्लैनेट्स के चारों ओर कौन रिवॉल्व करता है, सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं, तो सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, ठीक। तो इन्हीं सब की स्टडी हम आज करेंगे, ठीक, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ अब हमको ये पढ़ना है सबसे पहले कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, तो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कैसे करते हैं, क्या होता है उनके बीच में कि वो रिवॉल्व करते हैं, वो सर्कुलर पाथ पे कैसे ट्रैवल करते हैं। इतना तो आपको सबको पता है कि प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, किस पाथ पर, एक सर्कुलर, ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ होता है, उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, ठीक। तो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करने के लिए कौन से फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, बताएंगे आप। किसी भी बॉडी को एक सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल करने के लिए कौन से फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, उस फोर्स का नाम कोई बताएगा मुझे। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कॉज अ सर्कुलेटरी मोशन अराउंड अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है और दूसरे प्लैनेट्स भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। जो सैटेलाइट्स होती हैं वो प्लैनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करता है, ठीक। तो अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, अगर कोई प्लैनेट्स सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता कैसे है। This centripetal force is provided by the sun, by the gravitational force of sun, ठीक है। अगर कोई प्लैनेट, लेट अस सपोज ये सन है और ये सब प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये सब प्लैनेट्स हैं, ठीक, तो इस सन के चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए इन्हें एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है, सन और उस प्लैनेट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वहाँ से उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। मींस वो सन प्रोवाइड करता है उन्हें, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू द प्लैनेट्स। यहाँ तक बात समझ में आई। एंड इन केस ऑफ सैटेलाइट्स, अगर जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके चारों ओर कौन रिवॉल्व करता है, सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं। अर्थ की सैटेलाइट क्या है, मून है, ठीक है, मून रिवॉल्व करता है। तो उस मून को कहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, उस मून को सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलता है वो हमारा अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे मिलता है। मींस हम जनरल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि सैटेलाइट्स को रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है वो उन्हें प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ से मिलता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है उनको, ठीक है। ये बात समझ में आई। That the centripetal force is provided by the gravitational force of the planets, ठीक। अब हम ये पता करेंगे कि ये सन एंड अर्थ और सन एंड मून, इन लोगों के बीच में क्या होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मतलब
कैसे ये लोग रिवॉल्व करते हैं एक दूसरे के, ठीक है, क्योंकि बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के रिवॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो इससे हमें ये पता चला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से ये पूरा हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो क्या होता, तो सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ही ना करता। देखिए सैनिटाइजर डालना पड़ रहा है इस पर, जर्म्स मर जाएंगे सारे। ये देखिए क्या होता अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है जिस वजह से क्या होता है, अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, मून अर्थ के चारों ओर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है, ठीक है, बात समझ में आई। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से ये चारों ओर घूमते हैं, ठीक, रिवॉल्व करते हैं, मीन्स चारों ओर अपने सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। अब एक चीज़ और है जो आपको ये जाननी है कि जो ये सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनकी एक और इफेक्ट होती है हमारे अर्थ पे, वो होती है टाइड्स, वो हमारी वाटर बॉडीज़ में होती है। क्या होता है कि आपने देखा होगा समुद्र के किनारे लहरें उठती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। क्या होता है कि जो वाटर लेवल है वो कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे फॉल कर जाता है, ठीक है, कभी राइज करता है, कभी फॉल करता है। तो ये क्यों करता है, ये टाइड्स का फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है? इन टाइड्स का फॉर्मेशन ये ग्रेविटेशनल फोर्स की इफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। जो हमारा मून और सन के बीच, मून और सन जो है, और ये क्या करते हैं, हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है उनके दोनों के बीच में। तो इन्हीं की वजह से क्या होता है, वाटर लेवल क्या होता है, कभी ऊपर हो जाता है, ऐसे लहरें बन जाती हैं, कभी नीचे हो जाता है, कभी ऐसे ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। तो फॉर्मेशन कोई पूछ ले 1 नंबर मार्क्स में भी आ सकता है कि हाउ द टाइड्स आर फॉर्म्ड, सीधे बता दीजिए कि टाइड्स आर फॉर्म्ड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर बॉडीज एंड द मून एंड द सन, ठीक है। यह समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो ये सब नेचुरल फिनोमेना जो हैं, ये सब किस वजह से होते हैं, ग्रेविटेशन की वजह से ही होते हैं। और ये सब किसने एक्सप्लेन किया था, हमारे न्यूटन साहब ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उन्होंने ही बताया था कि ये टाइड्स का फॉर्मेशन, फ्लो ऑफ रिवर्स, ठीक, कोई भी बॉल ऊपर हवा में फेंकिए तो ज़मीन पर आके गिर जाती है, ये सब किसने एक्सप्लेन किया था, न्यूटन साहब ने एक्सप्लेन किया था, आइजैक न्यूटन ने, ठीक। और क्या है, इन्होंने क्या नाम है, जो ये हमारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, हमारे प्लैनेट्स का जो मोशन होता है वो भी एक्सप्लेन किया था आइजैक न्यूटन ने ही, ठीक है। फिर अब हमें आगे क्या पढ़ना है, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। क्या पढ़ना है, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ना है। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होते हैं, कितने लॉज हैं? बेसिकली केप्लर ने 3 लॉ दिए थे। जोहान्स केप्लर साहब थे, इन्होंने कहा था कि हम भी लॉज देंगे, कुछ हमारा भी मन कर रहा है लॉज देने का। तो उन्होंने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं केप्लर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ को बोलते हैं केप्लर्स सेकंड लॉ, ऐसे ही थर्ड लॉ को, ठीक। तो जोहान्स केप्लर ने बताया था कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि प्लैनेटरी मोशन कैसे होता है, मीन्स जो प्लैनेट्स हैं उनका मोशन कैसे होता है और उनकी ऑर्बिट कैसी ऑर्बिट पे वो घूमते हैं, ठीक है, ये सब उन्होंने बताया था, ठीक। बट ग्रेविटेशन के बारे में उतना उन्होंने नहीं बता पाया था, ग्रेविटी के बारे में वो उतना नहीं बताए थे, बस उन्होंने उनके मोशंस के बारे में बताया था कि कैसे उनका मोशन होता है। तो सबसे पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ केप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, केप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक। केप्लर्स फर्स्ट लॉ क्या है, केप्लर्स फर्स्ट लॉ? अच्छा, आप सर्कुलर ऑर्बिट और एलिप्टिकल ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये देखिए, सर्किल तो पता होगा, सर्किल क्या होती है, एक ये हो गई सर्किल हमारी, जिसका एक फिक्स रेडियस होता है, एक सेंटर होता है। और एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होती है, मीन्स एलिप्स क्या होता है, एक ओवल शेप होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाकार शेप, ठीक है। आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो एक ग्राउंड है ओवल,
वो किस शेप में है, ओवल शेप में, उसका ग्राउंड का शेप ही वैसा, सर्कुलर शेप नहीं है, ठीक। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं या इलिप्स बोलते हैं उसको। तो क्या है ये कुछ ऐसा होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें दो सेंटर होते हैं जिसको हम लोग फोकाई बोलते हैं। दो फोकाई मीन्स दो फोकस, फोकाई इज द प्लूरल ऑफ फोकस, ठीक। ये बात समझ में आई। दिस इज सर्कुलर ऑर्बिट एंड दिस इज इलिप्टिकल ऑर्बिट। इतना अगर आप जान गए हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो केपलर ने फर्स्ट लॉ में कहा था कि द प्लैनेट्स मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन, ठीक। केपलर ने क्या कहा था कि प्लैनेट्स मूव अराउंड दी मतलब प्लैनेट्स मूव ऑन द इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। मीन्स कि जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। कैसी ऑर्बिट पे, कौन से पाथ पे, इलिप्टिकल पाथ होता है, वो सर्कुलर पाथ नहीं होता है, ठीक। और सन कहाँ पे होता है, सन जो उस इलिप्टिकल ऑर्बिट का फोकाई है, दो फोकस होते हैं, तो उनमें से किसी एक फोकस पे सन होता है, ठीक। देखिए, दिस इज इलिप्टिकल पाथ, दिस इज लेट अस सपोज प्लैनेट एंड दिस इज अवर सन। सन के चारों ओर ऐसे कर देते हैं, मतलब कि ये सन रोशनी दे रहा है, ठीक। ये क्या हो गया, सन हो गया। ये है हमारा प्लैनेट है एंड ये कैसा पाथ है, ये एक इलिप्टिकल पाथ है। तो केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में यही बताया था कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। यहां तक बात समझ में आई। बहुत बड़ा ज़्यादा कुछ नहीं इसमें था, नहीं, बस इतना ही बताया था उन्होंने। तो दो फोकस होते हैं इसमें, इसको फोकस 1, इसको फोकस 2 मान लेते हैं। तो दोनों में से किसी एक फोकस पर हमारे सन रहता है और प्लैनेट्स ऐसे मूव करते रहते हैं। ये हो गया हमारा केपलर्स फर्स्ट लॉ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं केपलर सेकंड लॉ। केपलर्स के सेकंड लॉ में क्या है, केपलर के, जोहान्स केपलर के सेकंड लॉ में क्या है, क्या बताया है उन्होंने। ऐसा कि बहुत टफ लगता है लोगों को कि बहुत कठिन है, केपलर ने 3 लॉ दे दिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। देखिए, बहुत ही आसान है, इतना आसान समझाऊंगा कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं ये सब। केपलर्स सेकंड लॉ क्या है, केपलर्स सेकंड लॉ। केपलर्स सेकंड लॉ ये है, लेट अस सपोज दैट दिस इज अ प्लैनेट, इट इज इट्स पोजीशन ए, और वो इसके सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, एंड दिस इज पोजीशन बी, यहां आ जाता है, ठीक है। तो क्या कहता है केपलर सेकंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर कोई प्लैनेट ए टू बी डिस्टेंस कवर कर रहा है टी टाइम में, ठीक, तो अगर वो दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया, कहीं और पहुंच गया, यहां पहुंच गया मान लीजिए ए बी, the line joining the sun and the planet, ठीक है, the line joining the sun and the planet sweeps equal area। मतलब ये जो प्लैनेट है यहाँ ए पॉइंट पे है और यहाँ पर सन पे ये एक लाइन खींच देते हैं हम, तो वो इक्वल एरिया कवर करेगा टी टाइम में, ठीक है। टी टाइम में जितना टी टाइम में कवर कर रहा है एरिया, उतना ही एरिया इधर वो टी टाइम में कवर करेगा। लेट अस सपोज अ प्लैनेट इज ऑन पोजीशन ए। मान लीजिए प्लैनेट पोजीशन ए पे है अपने, ठीक है, ए पोजीशन पर है। वो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक टी टाइम में आता है, ठीक, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक टी टाइम में आता है, ठीक। तो जितना एरिया इसने कवर किया, इसको ओ मान लीजिए, तो इसने ए बी ओ एरिया टी टाइम में कवर किया, ठीक। फिर वो आगे बढ़ता है ऐसे ही, ठीक है, फिर वो आगे बढ़ता है ऐसे ही, ठीक। तो अब क्या है, मान लीजिए ये ए डैश पॉइंट है, ये बी डैश पॉइंट है, तो ए डैश बी डैश ओ,
मीन्स ए डैश बी डैश ओ एरिया ये भी उसी टाइम में कवर करेगा जितने टाइम में उसने इस पीछे वाले एरिया को कवर किया था। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब देखिए एक इलिप्टिकल पाथ है, सर्कुलर पाथ नहीं है, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ है। तो इलिप्टिकल पाथ है मतलब कभी वो प्लैनेट सन के नज़दीक रहेगा, कभी सन से बहुत दूर रहेगा, यही तो इससे क्या पता चला कि जब दोनों का एरिया सेम है, यानी कि वो जब ए टू बी आता है तो बहुत ही फास्ट मूव करता है। प्लैनेट जो है, प्लैनेट का मोशन का मतलब प्लैनेट की स्पीड क्या है, फास्ट है। और जब वो सन से दूर जाता है, ठीक, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मीन्स इस यूनिफॉर्म स्पीड में रोटेट नहीं करते, यूनिफॉर्म स्पीड में रिवॉल्व नहीं करते हैं सन के चारों ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया था जोहान्स केपलर ने। इस रिजल्ट से हमें क्या पता चला कि व्हेन द प्लैनेट्स आर नियरर टू सन, ठीक है, व्हेन द प्लैनेट्स आर नियरर टू सन, सन के नज़दीक होते हैं, देन दे मूव फास्ट, देन दे मूव विद अ फास्ट स्पीड। बट व्हेन दे मूव अवे फ्रॉम द सन, मीन्स जब वो सन से थोड़ा दूर वाले पाथ पे पहुंच जाते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक। व्हेन दे आर फार्दर फ्रॉम द सन, ये एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होने के लिए मतलब इक्वल एरिया कवर करते हैं टी टाइम में, ठीक है। इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा इन्हें, इस एरिया को कवर करने के लिए इन्हें फास्ट ट्रैवल करना पड़ेगा, इस एरिया को कवर करने के लिए इन्हें स्लो ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक। तो इससे यही तो पता चला कि जो प्लैनेट्स हैं वो कांस्टेंट स्पीड में ट्रैवल नहीं करते हैं। क्या है, कांस्टेंट स्पीड में ट्रैवल नहीं करते हैं। व्हेन दे आर नियरर टू द सन देन दे मूव फास्ट, व्हेन दे आर फार्दर फ्रॉम द सन देन दे मूव स्लो। यहाँ तक समझ बात आई। तो अगर ये सर्कुलर पाथ होता तब इनका मोशन कांस्टेंट होता, तब इनका स्पीड सेम होता। बट ये सर्कुलर पाथ नहीं है। कौन सा पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है। तो जो फर्स्ट लॉ था और जो सेकंड लॉ था ये एक दूसरे को क्या करता है, सपोर्ट करता है, मीन कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। जो एक दूसरे के ये पूरक हैं, मतलब एक दूसरे के क्या हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मीन्स कि ये एरिया जो होगा वो एरिया सेम होगा। यहाँ जब मोशन कर रहा होगा नज़दीक में तो इनकी स्पीड ज़्यादा होगी, जब दूर चला जाएगा तो इनकी स्पीड कम होगी। इतना समझ में आ गया। द स्पीड इज ग्रेटर when they are nearer to the sun, the speed is slow when they are farther from the sun। तो दो लॉ समझ में आए आपको। फर्स्ट लॉ में क्या बताया था कि प्लैनेट्स मूव अराउंड दिस इलिप्टिकल पाथ, द प्लैनेट्स मूव ऑन द इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन। और सेकेंड लॉ में क्या था कि ये क्या होता है, जब हमारा प्लैनेट नज़दीक होता है तो फास्ट मूव करता है और जब दूर जाता है तो स्लो मूव करता है। ये दो आपको लॉ समझ में आ गए। थर्ड लॉ में आगे बताऊंगा, थर्ड लॉ आपके नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा मैं, ठीक है। थर्ड लॉ में कुछ ज़्यादा है नहीं। थर्ड लॉ में डिस्टेंस के बारे में बताया गया है कि डिस्टेंस के प्रोपोर्शन के बारे में बताया गया है। वो आगे आपको समझाया जाएगा क्योंकि टाइम भी इतना नहीं है कि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक। वो नेक्स्ट सेशन में कवर किया जाएगा। उसके बाद ये बताया जाएगा कि न्यूटन ने इन्वर्स स्क्वायर रूल कैसे पता किया। इन्वर्स स्क्वायर रूल मतलब कि जो सबसे फर्स्ट में आपको फॉर्मूला बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये सब बताया जाएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताई जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से समझना है आपको। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना है और हर वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये आपका केपलर्स सेकंड लॉ हो गया कंप्लीट। केपलर्स थर्ड लॉ बचा है, वो आपके नेक्स्ट सेशन में कवर किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, नहीं किए हैं तो कर दीजिए, कर भी चुके होंगे बहुत लोग, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे केपलर्स थर्ड लॉ नेक्स्ट सेशन में। चलिए फिर बाय दोस्तों।